नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रभारी है शैलजा कुमारी। लोकसभा चुनाव के बाद के दो उपचुनावों में पार्टी को जो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। इसमें बड़ी भूमिका शैलजा जो उत्तराखंड की नई प्रभारी बनी थी उनकी भी मानी गई। लेकिन शैलजा कुमारी के अपने राज्य के क्या हाल रहे। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली शैलजा कुमारी की नज़रें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। यद्यपि वहाँ सबसे बड़े नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा थे। कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में भी हुड्डा पिता पुत्र की खूब चली। सारे एग्जिट पोल, सारे राजनीतिक पंडित, सारी राजनीतिक समीक्षाएं ये बता रही थी कि कांग्रेस हरियाणा का जो युद्ध है एक प्रकार से पानीपत का चौथा युद्ध, और ये युद्ध या सीमा पर नहीं लड़ा जाना था, ये युद्ध राजनीतिक युद्ध था और इस युद्ध को कांग्रेस बड़ी आसानी से बड़े बम्पर तरीके से जीतेगी, ऐसा एग्जिट पोल भी कह रहे थे और चुनाव से पहले ओपिनियन पोल भी कह रहे हैं। आज सुबह 8 अक्टूबर की सुबह तक कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक बल्ले बल्ले थे, वो राजतिलक की तैयारी में थे। लेकिन कहते हैं कि दिल्ली दूर है और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव जून में हुए लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों ने बताया कि अभी हरियाणा की कांग्रेस के लिए सत्ता बनाने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा। मौजूदा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, नज़दीकी अंतर से ही सही, पहले से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस को सत्ता नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और ये दोनों जीतें उन्होंने गठबंधन के जरिए की थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना गठबंधन के और स्पष्ट बहुमत जीतने के लिए 90 सदस्यीय विधानसभा सीट में 46 सीटें चाहिए थी और वो 48 सीटों से अधिक की ओर बढ़ी है। कांग्रेस तकरीबन 36 सीटें उसे मिली हैं। तो इस चुनाव नतीजे के क्या मायने हैं कांग्रेस के लिए, हिंदी बेल्ट के प्रदेशों के लिए और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड में भी केदारनाथ का भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की विधायक की मौत के बाद जल्द उपचुनाव होना है, उसका पर क्या असर इस हार का होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कटहर इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह पे क्या इसका असर पड़ेगा उसे बताइए। कटहर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। जो चुनाव नतीजे हरियाणा के आए हैं वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, जीती बाजी कैसे हारे? जिस तरह से हरियाणा में आपने कहा कि आपकी क्या स्थिति है, हरियाणा में बहुत ही बेहतर स्थिति थी। 10 साल के इनके कार्यकाल से लोग त्रस्त थे और जितनी आज सीटें 37 सीटों में लगभग जो है अभी कांग्रेस का मैंडेट उनको मिला हुआ है, लेकिन 15-20 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी हुई है। इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये तो बहुत डीप में जाकर के ही जब रिजल्ट आता है तो तभी जो है स्पष्ट स्थिति सामने आती है। वही आज हुआ है। जिस तरह से मीडिया है और वहाँ की जो पब्लिक है वो पूरी परेशान थी और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था तो वो स्पष्ट है। लेकिन आज जो 15-20 सीटें ऐसी हैं हमारी जो जिसमें बहुत कम मार्जिन से 1.5 से 2000 या 1500-1000 के आसपास से अभी वो हारी हुई है, तो ये हार नहीं कहते, ये जीती है। आप जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए जिस तरह से आज इनकी जो गठबंधन की सरकार थी और इन्होंने कहा कि हमने 370 हटा दी, साहब ये है वो है, सारी चीज़ें इन्होंने हल्ला करा। लेकिन आज पब्लिक ने उनको आईना दिखा दिया है कि हमें जो है जनता का राज चाहिए और वो जनता का राज जो है हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है और हम नफरत की दुकान को जो है उन्होंने नकारा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। जिस तरह से आज भाजपा के सीनियर उससे आ रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है कि उन्होंने 2 उपचुनाव यहाँ पे यूपी में और उत्तराखंड में होना था। यहाँ पे 1 सीट जो है उत्तराखंड में और 10 सीटें जो है यूपी में। उन्होंने लोकसभा का जो रिजल्ट आया उससे भयभीत होकर के इन 2 सीटों पर उपचुनाव एक साथ नहीं कराया, जबकि और राज्यों में भी उपचुनाव अभी हुए हैं।
केदारनाथ में इसकी क्या स्थिति बड़ी, मैं स्पष्ट स्थिति बता रहा हूँ। केदारनाथ में मंगलौर हमारी जो 2 सीटें अभी हमें उपचुनाव जीती है और केदारनाथ एक तरफा सीट जीत रही है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और 2027 में भी जिस तरह से आज यहाँ उत्तराखंड में धामी सरकार चल रही है, एक लहर के तौर पर जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी और हम निश्चित तौर पर जो है केदारनाथ सीट भी जीतने जा रहे हैं। जनता का जो जनादेश है वो हमें स्वीकार है। हम कहीं हमारी अगर कोई कमी रह गई होगी हरियाणा में भी, उसमें भी पूरे हमारे सीनियर लीडरशिप जो है उसमें मंथन करेगी। उसके बाद जो भी कमियां रहेंगी उसमें हम मंथन करके एक निर्णय में पहुंचेंगे। विनेश फोगाट ने अपनी सीट विधानसभा की जीती है, लेकिन हरियाणा में ना जवान, ना किसान, ना पहलवान, जो नाराज़गी की बात थी ये नारा नहीं चल पाया। जवान भी नाराज़ था, किसान भी नाराज़ था, पहलवान भी नाराज़ था। तो आखिर यह सब चुनाव के नतीजों पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? और बीजेपी उम्मीद जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, तमाम समीक्षक जो कह रहे थे उसके उलट, तो क्या कांग्रेस की रणनीतिक कुछ को कमियां थी, टिकट वितरण में कमी थी, या कोई आंतरिक असंतोष था जो वो कन्वर्ट इस आसान जीत को बड़ी जीत में करने के बजाय वो हार में तब्दील हुई? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि जहाँ पहलवान नाराज थे, किसान नाराज थे, जवान नाराज थे, बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है। स्पष्ट स्थिति के तौर पर मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे 37 सीटें आज हम जीत चुके हैं और 15 से 20 सीटें मैंने आपको बताया बहुत कम मार्जिन से जो है इसमें मार्जिन रहा है, तो लिहाजा जो है हम ये हमारा मानना यह है कि वहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल अच्छी स्थिति में थी और कहीं पर हमारा कोई ऐसी नाराजगी किसी के उसने बहुत सोच समझ के लोग को टिकट दिया गया था। विनेश फोगाट को भी हमने कांग्रेस में शामिल करके उन्होंने ऐसी सीट से वो जीती हैं जहाँ जो है आज तक कभी कांग्रेस जीती नहीं है। तो वहाँ के लोग नाराज थे, वहाँ के सारे जवान नाराज हैं, वहाँ के पहलवान नाराज हैं, वहाँ के किसान नाराज हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये चुनावी जो नतीजा है ये केवल वोटों का नतीजा है। लेकिन वहाँ पे भाजपा की जो 10 साल का जो कार्यकाल था उसको नकारा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के तकरीबन 4 महीने बाद एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के चुनाव और आज 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आए। इन चुनावों के नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है। इसकी वजह हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक बनाई और ये पहला मौका है जब हरियाणा में एक ही सरकार लगातार तीसरी बार काबिज होगी। इसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के प्रदर्शन से जोड़ के देखा जा रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। इन दोनों चुनावों के हरियाणा की जीत के बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तो मायने हैं ही, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं उनके नतीजे के भी अपने मायने हैं, लेकिन उत्तराखंड चूँकि यहाँ भी केदारनाथ का उपचुनाव होना है, इससे पहले लोकसभा चुनाव और आज की तारीख के बीच में दो उपचुनाव हुए थे, बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो आज की जो हरियाणा की शानदार जीत है उसका बीजेपी का पूरे देश पर, खासतौर पर हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना उत्साह मिलेगा, उसका असर क्या है, इसको जानने के लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट शंकर दत्त पांडे साहब जो हमारी अभी हरियाणा में जीत हुई है उसको मैं तो बम्पर जीत कहूँगा और फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनेगी। इसका कारण ये है कि जो वहाँ पर पवन खेड़ा थे वो मोदी जी को जलेबी खिलाने वाले थे। मुझे लगता है वो बड़े बड़े फेरों वाली जो जलेबी बनाई है उसको पवन खेड़ा और राहुल गांधी जी खा लेंगे तो अच्छा ही होगा। तो बिना किसी नतीजे के वो लोग अपने को विजयी घोषित कर चुके थे, लेकिन जब आंकड़े आए धीरे धीरे बीजेपी अपने सारे बूथ खुलते गए और उन बूथों पर जब बीजेपी के कैंडिडेटों ने विजय प्राप्त की तो हमारा आंकड़ा 50 तक पहुँच गया है। तो हमारी गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पर और पिछले 2 सालों से लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट थी और अब ये तीसरे साल भी होगी और ये विजय का निश्चित रूप से श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार जिन जिन सीटों पर हरियाणा में चुनाव प्रचार में गए थे उन सीटों में हमने विजय प्राप्त की है। मुझे लगता है कि हरियाणा में माननीय मोदी जी के साथ साथ धामी जी का जादू भी चला है। जो तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की जीत ने कई पूर्वानुमानों को धराशायी किया है। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक समीक्षक, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, इन सभी में कांग्रेस को
रिकॉर्ड जीत की ओर बताया जा रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2014 और की जीत से ही बड़ी जीत 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और वो भी बिना किसी गठबंधन के। तो इसके पीछे की क्या वजह थी? क्या इन 4 महीनों में जो लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी ने मंथन किया, पार्टी ने कमियों पे काम किया, मार्च में मदन लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उसका भी क्या चुनाव नतीजे पर असर रहा? क्या वो रणनीति क्या और जगहों में भी जहां बीजेपी का होल्ड कमजोर है उस पर भी ये काम करेगा भविष्य में? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस पर हर स्तर पर मंथन होता है। मार्च में माननीय खट्टर जी को हटाने का भी पार्टी नेतृत्व का कोई न कोई कारण रहा होगा, तब वहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री को डिप्यूट किया। तो जब पार्टी को लगता है कि इन मुख्यमंत्री के रहते या फिर कोई अन्य चीज़ आ गई होगी जिसके कारण नए मुख्यमंत्री को लाए और उनके माननीय मोदी जी के और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मोदी जी की छवि अपने आप में इस लोकसभा चुनाव के बाद और बढ़ी हुई। विदेश नीति, अन्य नीतियाँ, जो अन्य चीज़ें इस नई गवर्नमेंट में ये तीसरे टर्म में कर रहे हैं, उससे निश्चित लोग खुश रहे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। जहाँ तक राजनीतिक पंडितों की बात है, राजनीतिक विद्वानों की बात है, और जो एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं, एग्जिट पोल कभी भी सटीक नहीं बैठता है, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए और एग्जिट पोल वाले अब कहीं नहीं दिख रहे हैं न्यूज़ चैनलों में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है, लेकिन जम्मू कश्मीर का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदों पर खरा नहीं। खास तौर पर ये देखते हुए कि 10 साल बाद 2014 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव स्वतंत्र राज्य के नाम की यूनियन टेरिटरी के हैं, और इन दोनों के बीच 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में जो 45 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से, तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी। लेकिन जो 2014 में 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, और तब पीडीपी के समर्थन से सरकार एक पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जम्मू में सीटें जो अपेक्षा थी वो नहीं हासिल कर पाई, जबकि 370 अनुच्छेद को हटाए जाने के बावजूद। जम्मू एंड कश्मीर में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को हटाने का काम किया, 35A को हटाने का काम किया, उसके अलावा वहाँ के जो उग्रवादी गतिविधियों में लगे हुए लोग थे उसको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब से ये गवर्नमेंट, पीडीपी की गवर्नमेंट और भाजपा की अलायंस की गवर्नमेंट थी, उसको हटने के बाद जब से राष्ट्रपति शासन लगा और जब से ये सारी चीज़ें हुई है, तो वहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है। स्कूल कॉलेज खुले हैं जो बंद रहते थे, नौकरी वालों को, वहाँ के लोकल लोगों को सर्विस मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट जीत में कन्वर्ट नहीं कराते हैं तो वहाँ पर फिर वहाँ के लोग ही जानेंगे कि क्या किस टाइप का है। लेकिन हम तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते आज की डेट में ये भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो विकास आज आज़ादी के बाद 75-76 वर्षों में भी नहीं हो पाया, वो पिछले 4 वर्षों में हुआ है। और आज वहाँ पर पर्यटक जा रहा है, डल झील खुली हुई है, पर्यटकों के चेहरे पर रौनक है, वहाँ के फल फ्रूट विक्रेताओं के चेहरे पर रौनक है। तो कहने का ये है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ करने के बाद चुनाव किस तरफ गया, किस तरफ करवट ली, ये जम्मू कश्मीर वाले ही ज़्यादा इस मामले में बता पाएंगे। बाकी हमारा उच्च नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो JNK में बैठा हुआ है, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उन्हीं लोगों को अधिक इसकी जानकारी है। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ के जो युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग हुए थे, जो दूसरी तरफ को जा रहे थे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वहाँ के उग्रवाद को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस सब के होने के बाद आज हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में कम आई हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से विचार करेगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है, केंद्र सरकार का दावा है कि
अनुच्छेद 370 हटने और 4 से 5 साल का जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय आतंकवाद कम हुआ, उग्रवाद कम हुआ, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, विकास की गति बढ़ी। लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद जो विधानसभा के चुनाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए आए, वो पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाए। और अब जो स्थिति है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है, उसके सरकार बनाने की संभावना है और उमर अब्दुल्ला के रूप में नए मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिलने जा रहा है। एक अच्छी खबर, हरियाणा में आपको हार मिली, कांग्रेस को हार मिली, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और देश भर के कार्यकर्ताओं के उत्साह। लेकिन दूसरी ओर सीमांत से पाकिस्तान से लगे जम्मू कश्मीर राज्य में, अब जो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, और वो चुनाव संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बाद हुए हैं। 2014 के बाद ये चुनाव हुए, तो कांग्रेस का एक बदमाश खत्म हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर। 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ सरकार थी और इस बार 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अच्छे बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। तो जम्मू में जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, कांग्रेस ने बेहतर किया है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसा क्या हुआ कि उस सीमांत क्षेत्र में 370 अनुच्छेद जो देश में एक मुद्दा बन रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के बीच भी भारतीय जनता पार्टी की बनस पर कांग्रेस को अधिक लोकप्रियता मिली। तो जनादेश आज जनता ने जो दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो है जनता के मोहब्बत की जो है वहाँ पर दुकान होगी। और 370 भी इन्होंने नकारा है कि वहाँ की जनता जो है चाहती है कि वहाँ पर लोकतंत्र आए, लोगों का राज हो। तो इस तरह से वहाँ पर जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट को पूरे आपस में मिलजुल करके जो है एनसी के साथ मिलजुल करके उसको एक खाका तैयार करके आगे 5 साल का खाका तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पर 2024 विजयदशमी से पूर्व जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उसने कांग्रेस को भले ही नुकसान न किया हो, कांग्रेस को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर एक राज्य का गेन किया हो। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह काबिज थी, अब वो हरियाणा में काबिज रहेगी और जेके उसने गंवाया है। लेकिन इसके बावजूद जो अब अगले 2 महीने में झारखंड में और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस चुनाव के नतीजे को किस रूप से लेती है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के जो अनपेक्षित परिणाम थे, जो उम्मीद से कम उनको सीटें मिली, किस तरह से वो रिकवरी करती है। वहीं अगले साल 2025 में दिल्ली और 25 के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। ये परीक्षा सभी राजनीतिक दलों के लिए है, खासतौर पे कांग्रेस, बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद जी की पार्टी के लिए। लेकिन इससे पहले जो अभी 10 उपचुनाव जो विधानसभा के उत्तर प्रदेश में होने हैं और सबसे बड़ा जो धर्म क्षेत्र केदारनाथ उत्तराखंड का चुनाव होना है, ये बताएगा कि जो राजनीतिक बैरोमीटर है, लोकप्रियता का पैमाना सत्ता के साथ है या सत्ता से उसकी नाराज़गी है, या वो सत्ता को कोई संदेश इन चुनावों के जरिए देना चाहता है। ये चुनाव जो विधानसभा के हुए हैं, उस दिशा में भी एक नया इशारा करेंगे, नया संकेत करेंगे, नया संदेश देंगे। बहुत